इन दिनों शेयर बाजार में कई सारी थ्योरी चल रही होती है। ये दरअसल थ्योरी जब शेयर बाजार लाल होता है ना तो लाल वाली थ्योरी चलती है, जब शेयर बाजार ग्रीन रहता है तो ग्रीन वाली थ्योरी चल रही होती है। लेकिन इन दिनों ज़्यादातर हरा ही दिख रहा है शेयर बाजार, तो हरी वाली थ्योरी चल रही होती है। मिसाल के तौर पर कई लोग अब ये कह रहे हैं कि एफआईज जो जाना ही नहीं छोड़ रहे थे, अब जाना रोक दिया, अब आना शुरू कर दिए हैं, तो एक अच्छे संकेत है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भारत आईटी में जो भी गिरावट थी, गिरावट अब बीते दिनों की बात हो गई, अब ज़्यादा गिरेगा नहीं, अब खरीदने का मौका आ चुका है। एक और थ्योरी ये चल रही है कि अब ट्रम्प साहब कुछ भी कर ले, मार्केट अब उनका ध्यान देने वाला नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले बंद है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कच्चा तेल ऊपर नीचे कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, बाजार अपनी रफ्तार सब चलने को तैयार बैठा है। ऐसे अलग अलग थ्योरी कुछ अर्निंग सीजन को लेकर के है, और इन सब के बीच में एक आम निवेशक ये जानना चाहता है कि इस थ्योरी में कितना दम है और हम क्या करें। तो आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं विशेष मेहमान, हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब, मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब, सुदीप बंदोपाध्याय साहब हैं, एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जैसा कि मैंने कहा कि कई सारी थ्योरी चल रही होती है, लेकिन बहुत दिनों बाद एफआई वाली थ्योरी बड़ा मजबूत चल रही है। तो मैं सोचता हूँ आज हम लोग एफआई से इसकी शुरुआत क्यों ना करें, और आप सब लोग एफआई वाले मोर्चे पे बड़े ही एक्सपर्ट होते हैं। तो शुरुआत में अनु सिंघल सर आपसे ही करूंगा मैं सबसे पहले कि ये कहना कितना सही है कि एफआई अब जो है आना शुरू कर दिए बाजार में। देखिए लक्ष्मण जी, अब एफआईआईज की वापसी हो रही है नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पिछले 4 महीने का अगर आप डेटा देखेंगे तो अगर आप मार्च अप्रैल मई जून देखेंगे, मार्च में तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग थी एफआईआईज की। वो अप्रैल में काफ़ी कम हुई, अप्रैल में मार्केट में बड़ी रैली हुई लेकिन उसके बावजूद एफआईआईज की सेलिंग थी। मई और जून में वो आंकड़ा काफ़ी कम हुआ और जुलाई में तो ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 9,000 करोड़ का रह गया। इनफैक्ट अगर 3-4 दिन और चलता है ये मार्केट जुलाई में तो शायद एफआईआईज की नेट बाइंग भी हो जाती। एक सेंस बन रही है कि शायद अगस्त में एफआईआईज की बाइंग लौटती हुई नजर आए। एक चीज का लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो जुलाई का डेटा है ना, इसमें काफी कुछ लास्ट के 15 दिनों में जो चेंजेस हुए हैं, जो ग्लोबली अगर आप देखेंगे जो एआई ड्रिवन मार्केट हैं, चिप ड्रिवन मार्केट हैं, उनमें जो कोलैप्स आया है उसकी वजह से शायद भारत की मार्केट पर वापस एक फोकस हुआ हो। तो काफी कुछ इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ये पूरी की पूरी एआई रिलेटेड ट्रेड जो है, ये कॉस्पी, ताइवान, ये इस तरीके की मार्केट्स में जो बड़े मूव आ रहे हैं, ये वापस रिज्यूम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आई थिंक इसके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि आपने सही कहा, दरअसल इसमें जो आईटी वाली बात आपने कही, इस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा, इस शो में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी लोग काफ़ी लोग कह रहे हैं। लेकिन एफआई वाली बात जो आपने कही कि 2-3 दिन और होता जुलाई में तो शायद एफआई पॉजिटिव में हो जाता है। लेकिन जुलाई वैसे ही 31 का महीना होता है, उससे ज़्यादा क्या करेंगे जुलाई को बढ़ा करके। लेकिन ये एक अच्छा संकेत क्या माना जाए क्या कि अगस्त में शायद ये पॉजिटिव में दिखें, सुनील सर? इतनी जल्दी वो कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में मैं 2-3 डेटा मैंने देखा है। एक है शॉर्ट कवरिंग बहुत कम हुई है। यानी एफआईआईज़ अलग-अलग तरीके के होते हैं। उन सभी को एक ही तरह के इन्वेस्टर की तरह सोचना गलत है। तो इंडिया के लिए जो शॉर्ट करने के लिए बहुत कारण थे पहले, वो हट गए। जिसमें आपने कहा कि अभी ब्रेंट क्रूड भी देखिए मिस्टर ट्रम्प के नाटक के ऊपर उतना नहीं रिएक्ट कर रहा है। अभी ये ट्रम्प के लेटेस्ट नाटक के पहले 72 पे था। फिर उस दिन जब नाटक शुरू हुई 78 पे गया, फिर 80-90 तक गया, फिर वापस आ गया। तो मेरे ख्याल में अब ये जो इंडिया के लिए क्लियर कट एक वॉर के टाइम में एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी था और नंबर ऑफ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए फ्यूचर्स में भयंकर कम हुआ है। तो ये एक कारण है कि आपको शॉर्ट कवरिंग के कारण थोड़ी पॉजिटिव दिख रही है, नंबर 1। नंबर 2 बात जो आपने आईटी का छेड़ा, बात तो मैं आईटी के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, मगर ये एआई रिलेटेड जो करेक्शन हुआ है, वो ऑटोमैटिकली आईटी के लिए पॉजिटिव नहीं है। मगर जो जेफरीज़ ने एक स्टेटमेंट किया कि आईटी ओवर रिएक्ट कर चुका है, हम उसे अभी न्यूट्रल में ला रहे हैं। उन्होंने इन्फोसिस को मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल किया। वो एक बहुत बड़ा सिग्नल था और खाली इंडिया के लिए नहीं। आप यूएस में देखिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज शेयर जैसे एक्सेंचर, उसमें भी देखिए 3-4 2 हफ्ते में मेरे ख्याल में 10, 15, 20% की रैली हुई है। तो ये ग्लोबल आईटी रैली के अंदर इंडियन आईटी भी शामिल हो रही है और उसके कारण एफआईआईज़ का भी आईटी में खरीदना थोड़ा बहुत बढ़ गया है। तो ये कारण है, एक शॉर्ट कवरिंग, दूसरा आईटी में खरीदारी। तीसरी चीज़ देखिए कि इस हफ्ते और पिछले हफ्ते के बाद जो अगर एक सेक्टर स्टैंड आउट हुआ इंडिया में, वो है ऑटो। क्योंकि ऑटो कंपनियाँ की रिजल्ट्स बाय एंड लार्ज बेहतर थी। तो उनमें दिग्गज ऑटो में भी खरीदारी एफआईआई, तो एक स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक कॉल था।
अगर अगस्त में ये चल पड़ेगा कि नहीं, ये अभी मॉनसून की प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है, आरबीआई की पॉलिसी सामने है और फेड की जो पॉलिसी थी, जो इनिशियली रिएक्शन नेगेटिव था उसका हॉकिश होल्ड था, मगर यूएस की जो जीडीपी की डेटा आंकड़े आई, वो थोड़े सॉफ्ट आए और इसके कारण अब देखेंगे तो उधर एक डविश स्टांस, डीएक्सवाई गिर रहा है। तो वो भी एक इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए थोड़ी पॉजिटिव है, तो उसका एक हिस्सा शायद मिल रहा है। बट ये सब चीज़ सस्टेन होनी चाहिए, तभी आप एफआईएस की वापसी देख सकते हैं। सेकंड, आपको उनके मन में ना ये गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की रिस्क फैक्टर और मैं फाइनल एक बात कहूँगा लक्ष्मण जी, वो ये है कि इंडिया का स्थान अभी बदल गया है। अब इंडिया इमर्जिंग मार्केट के अंदर एक लो बीटा स्टॉक की तरह है। तो क्या कर रहा हूँ मैं कि बहुत हाई रिस्क बेट्स नहीं आ रहे हैं इंडिया में इमर्जिंग मार्केट के अंदर हम सेफर है बिकॉज़ एक डीआई बाइंग से हमारी मार्केट की वोलेटिलिटी कम हुई है। अब इस पूरे हफ्ते देखिए 12 से 13 में घूम रहा है विक्स। और दूसरी बात है कि हमारी जो डाइवर्सिफाइड स्टॉक मार्केट है और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, उसके कारण हमारी बीटा कम होती जा रही है। तो इमर्जिंग मार्केट के अंदर हम एक सेफर प्ले की तरह पेश आ रहे हैं। तो सेफर प्ले का क्या होता है? बहुत भयंकर बढ़त नहीं होती है और भयंकर गिरावट भी नहीं होती है। तो उस हालत में एफआईएस का भी रुझान मैं समझता हूँ, ये प्लस और माइनस 2-3,000 करोड़ का जो सिलसिला चला रहा है, अगस्त फर्स्ट 2 वीक्स के लिए ऐसे ही रहेगा, उसके बाद आगे की चाल देखनी पड़ेगी। अनुराग सिंह साहब अगर जुड़ गए हैं तो उनसे मेरी बात कराइएगा। अनुराग सिंह साहब, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे एफआईज को लेकर के। एक राय निकल कर ये आई कि एफआई शायद अगस्त आते आते पॉजिटिव में हो जाए। सुनील सर का कहना है कि थोड़ी सी जल्दीबाजी है, अगस्त ना हो तो लेकिन इसके बाद के दिनों में पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव क्यों होंगे उसके पीछे उन्होंने कई सारी वजह बताई। एक तो वजह बताई कि आईटी में उनका रुझान फिर से आना पड़ा है। दूसरी वजह बताई कि ऑटो सेक्टर में रुझान फिर से आना शुरू हुआ है। और मार्केट की पोजीशनिंग, इंडियन मार्केट की पोजीशनिंग कुछ ऐसी है कि वो आना शुरू कर रहे हैं। आपकी रीडिंग क्या कहती है एफआईज को लेकर के? क्या लक्ष्मण जी देखिए, इस समय जो चर्चा में सामने आता है वो फ्लेवर तो अभी ऐसा नहीं है कि एकदम इमीडिएटली कोई स्विच होने वाला है, राइट? कोरिया में जो भी हुआ वो एक अपनी जगह है। दैट वाज वन प्ले वेयर दे ट्राई टू प्ले द एआई गेम विच जिसमें कोरिया और ताइवान अच्छा फिट होते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरिया प्ले अगर कोलैप्स हो जाएगा तो वो द मनी विल बी डाइवर्टेड। आई डोंट नो वो उतना जल्दी से चेंज होगा कि नहीं। अब देखिए एमएससीआई में तकरीबन 10% 11% के आसपास अब इंडिया का वेटेज है। आई थिंक लोएस्ट इट इज बीन इज लाइक अबाउट 9%। तो आई थिंक इट गोज इन अ रेंज, राइट? 9 से 20% तक। बट देखिए एक बार इंटरेस्ट हटता है तो वी हैव टू पुल इट बैक, तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए होंगे। इट विल जस्ट नॉट कम ऑटोमेटिकली कि यार अब ये खत्म हो गया तो चलो इंडिया चलते हैं वापस। बिकॉज अगेन ऐसा सुनील जी ने जैसा कहा कि इंडिया इज अ स्टेबल स्टोरी। बट उस स्टोरी में आप कभी भी एंटर कर सकते हैं। इट्स नॉट अ स्टोरी वेयर कुछ खास मिस हुआ जा रहा है इस समय पर, राइट? बिकॉज थिंग्स आर रीजनेबली वैल्यूड। तो कोई मेजर ट्रिगर नहीं है। तो आई थिंक टू गेट द एफआईज बैक, आई डोंट नो हाउ पीपल से दिस के अगस्त सितंबर जुलाई व्हाटएवर, राइट? ये नंबर्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए ये चलते रहेंगे। बट जनरल फ्लेवर इज दैट द गवर्नमेंट is trying to promote domestic champions, which is fine, right? तो पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए। जैसे बॉन्ड मार्केट में, डेट मार्केट में हमने देखा गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिया एंड इट टर्न्ड वेरी पॉजिटिवली फॉर द बॉन्ड मार्केट। बट इक्विटी में ऐसा स्टेप नहीं है, राइट? तो विच मीन्स दैट अगर कोई भी प्रॉफिट में मुझे 15% लॉन्ग टर्म गेन्स देना ही है, 12.5 देना है, शॉर्ट टर्म में 15 देना है, so effectively the returns have to be more than 12, 13, 14% to justify it. अब इंडिया का इन्फ्लेशन लो है, कुल मिला के अगर रिटर्न ही 12-10 का बनेगा, वी नो दैट स्टोरी, राइट? अभी इस समय कोई पॉजिटिव चर्चा नहीं है लक्ष्मण जी कि दैट देयर सम पॉजिटिव ट्रिगर लाइक जैसे यूएस डील हो जाए, which is on the back burner, I think looks like for India too. तो आई डोंट थिंक वी शुड होप, बट आई थिंक मेरा मानना शुरू से ये रहा है लक्ष्मण जी कि वी शुड नॉट ओवरली फोकस कि अगर एफआई जा रहे हैं जाते रहें, एज लॉन्ग एज वी आर कॉन्फिडेंट। देखिए दिस इज अ लिक्विडिटी स्टोरी। पीपल ट्राई टू से कि यार एफआई आएंगे तो हमारा मार्केट बढ़ जाएगा, but that's just a 1 month, what दैट्स जस्ट अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू।
if you're confident that the economy will grow very confidently for next 2 years, 5 years, जाने दो उनको, आप क्या फर्क पड़ता है? आप खरीदिए ना, वो आ जाएंगे अपने आप जब होगा। बट आई थिंक दी शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर ना जाए तो मार्केट में उछाल आएगा। दैट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू। आई डोंट वरी टू मच अबाउट इट। इफ इट इज सच अ गुड स्टोरी, लेट देम गो, दैट्स फाइन। So I think we should focus more on the fundamentals rather than this liquidity flow driven story के अगर वो जाएंगे तो it's just like we are blaming the drop the stability, the kind of lack of growth of the market on FIA selling. That's not a right view मेरे ख्याल से, लक्ष्मण जी। नहीं नहीं, तो इसमें थोड़ा एक सवाल और आपसे पूछिए, फिर पंकज जैन साहब और सुदीप सर उनके पास जाऊंगा मैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि पहली बात जो मैं समझ पाया कि अभी कोई वैसी पॉजिटिव चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से एफआईज स्थायी तौर पर आना शुरू कर दें। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉजिटिव स्टेप्स उठे तब देखा जाएगा। दूसरा कि जा रहे हैं तो जाने दीजिए, हमारी अगर ग्रोथ स्टोरी मजबूत है तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ग्रोथ स्टोरी कितनी भी मजबूत है तब भी क्या हम एफआईज के बिना अपने मार्केट से उस तरह का रिटर्न देख सकते हैं जैसा हमने देखा है? नहीं नहीं, अब देखिए रिटर्न इज अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? रिटर्न लुक्स एट के यार वो बेचे जा रहा है तो मैं इट्स तो मेरा रिटर्न नहीं बन रहा है, बट दैट्स अ वेरी वन टर्म, 1 year व्यू, 2 year व्यू, राइट? इफ इट इज सो ग्रेट, व्हाई डू वी केयर? अगर 5 साल में कॉन्फिडेंट है कि रिटर्न अच्छा बनेगा तो इवन इफ समबडी इज सेलिंग आई शुड एब्जॉर्ब इट, राइट? इट्स लाइक बाइंग अ स्टॉक, सो इंडिया इज अ स्टॉक, राइट? अगर एक स्टॉक वाकई अच्छा है तो मैं ये बॉदर करता हूं कि कोई और बेच रहा है, लेट देम सेल ना, I will buy it, correct? But I think maybe government also needs a serious rethink here. देखिए 600 बिलियन, 650 बिलियन का कैपिटलाइजेशन तो एफआईज के पास में है, और 650 बिलियन करीब आपका आईपीओ के हिसाब से अगले कुछ सालों में लिस्ट होगा। अब उतनी एग्जिट इंडिया का डोमेस्टिक मनी दे पाएगा कि नहीं, वो एक इशू है। दैट्स बिकम्स अ सीरियस कंसर्न, दैट आई अंडरस्टैंड, राइट? अब उसके लिए तो फिर गवर्नमेंट नीड्स टू टेक लिटिल मोर पॉजिटिव स्टेप्स, राइट? इफ द पॉलिसीज दैट लेट इट हैपन ऑन इट्स ओन, तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट है। दैट दैट पेन ऑल्सो, वो पेन भी मैं समझता हूँ मार्केट का, राइट? व्हेन दे से कि अगर ये 600 बिलियन का भी 300-400 बिलियन बेच देंगे और न्यू आईपीओ तो आता ही रहेगा, देन हाउ विल द मार्केट प्रोग्रेस? दैट्स अ सीरियस इशू, लक्ष्मण जी। ये एक सवाल है जो कि जायज है, बट देन फिर इसका सवाल पार्टली गवर्नमेंट के एंड पे भी है। गवर्नमेंट के एंड पे काफ़ी कुछ इसका जवाब है, लेकिन खैर सुदीप सर, आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि मैं तो बड़ा ही देसी टाइप से सोचता हूँ कि हम माल कितना भी अच्छा बना लें, कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो फिर उस माल का हम करेंगे क्या? और भारतीय माल की खासियत ये होती है कि घरेलू बायर जो होते हैं वो कम दाम देते हैं, विदेशी बायर ज़्यादा दाम देते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, मैं कुछ हद तक अनुराग साहब से सहमत हूँ कि ये सोचना कि अगस्त में एफआईआईज वापस आएंगे और ये पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता है रियलिस्टिक है। अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं। और देखिए हम लोग ट्रम्प साहब के जो शेनानिगन्स हैं उसको जितना भी इग्नोर करें, रियलिटी इंडिया में ये है कि ऑयल प्राइस जैसे ही ऊपर जाता है पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। वो इकोनॉमी की बोलिए, करेंसी की बोलिए, हर जगह पे संतुलन बिगड़ता है। जैसे पिछले 1-2 हफ्ते में हम लोगों ने देखा है, 8 जुलाई के बाद जो स्पर्ट आया ऑयल प्राइस का, उससे रुपी भी हिल गया था। दैट इज इन स्पाइट ऑफ so much of favorable inflows coming because of the FCNR deposits and other things. So the problem in as far as oil prices are concerned is real. इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो ट्रम्प साहब कुछ बोले या तो अदरवाइज हो, जो भी हो, ऑयल प्राइसेस अगर एक लेवल के ऊपर जाता है, दैट डज अफेक्ट इंडिया के सारे मैक्रोस, और साथ साथ एफआईआईज का मूड, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का मूड भी चेंज जरूर होगा, क्योंकि अगर रुपी जबरदस्त डिप्रिशिएट कर रहा है तो वहां पे उनके लिए पैसा इंडिया में लाना सही नहीं होता है। तो ये बात तो सिंपल है। तो हम लोगों को वी हैव टू होप एंड प्रे कि ऑयल एक रेंज में रहे, बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन ऑयल के जरिए ना हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये मैं जरूर कहूंगा कि ये भी कहना कि एआई बबल बस्ट हो रहा है और अभी आईटी सर्विस कंपनीज वापस यूएस में, इंडिया में चलना चालू हो जाएगा, ये भी मुझे लगता है प्रीमेच्योर है। अब देखिए एआई स्टॉक्स के वैल्यूएशन एक स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे चला गया, वहां पे थोड़ा करेक्शन हुआ,
कोरियन इंडेक्स में करेक्शन हुआ, ताइवान में करेक्शन हुआ, ये सब चलता रहेगा। पर इसका मतलब मुझे ये नहीं लगता है कि वी कैन जस्ट एक्सट्रापोलेट इट एंड से कि साथ में आईटी सर्विस कंपनीज दुनिया भर में चलना चालू हो जाएगा, इंडिया में भी चलना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हाँ, इंट्राडे 1-2 दिन के लिए ये सब वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, पर बाय एंड लार्ज अभी भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो 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 फोकस है वो एआई इन्वेस्टमेंट और रिलेटेड स्टॉक्स में है। इंडिया अभी भी एंटी एआई ट्रेड है। तो अगर एआई ट्रेड से पूरा सबका मन उठ जाता है, तब शायद इंडिया के लिए अच्छा होगा, और मुझे वो स्थिति नहीं दिख रहा है। अभी भी देखिए यूएस में जो हाइपर स्केलर्स है, उनके जो नतीजे आ रहे हैं, बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं, और उनका जो स्केल है, उस स्केल पे, उस वॉल्यूम पे अच्छा परफॉर्मेंस होना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ी बात है। अब सवाल तो रहेगा ही, इतना वैल्यूएशन है, इतना जल्दी ग्रो कर रहा है, सवाल रहेगा और वोलेटिलिटी रहेगा। पर इसका मतलब इंडिया में ट्रैक्शन वापस आएगा, ऐसा स्ट्रेट इक्वेशन नहीं है। तीसरी बात, यहाँ के कंपनीज के वैल्यूएशन। अब ये सस्ता नहीं है। अनुराग साहब ने एक बात कहा, कोई ट्रिगर नहीं है, कुछ मिस नहीं हो रहा है। आज एफआईआई यूएस में बैठा है, न्यूयॉर्क में बैठा है, उसको ये नहीं लग रहा है कि इंडिया में मैं इस महीने ना खरीद के, अगर नहीं खरीदा तो कुछ मिस हो रहा है। सितंबर में भी यही स्थिति रहेगा, अक्टूबर में भी शायद यही स्थिति रहेगी। तो ऐसा कुछ बड़ा ट्रिगर नहीं है कि उसको इमीडिएटली इंडियन मार्केट में आने के लिए कंपेल कर रहा है। अब रही बात सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव या कुछ स्ट्रक्चर बदलने का, मुझे मालूम नहीं कहाँ होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आ रहे हैं उसमें ये तो नहीं लग रहा है कि अभी उनको उनकी तरफ से इक्विटी के लिए कोई बड़ा इंसेंटिव आने वाला है। तो मुझे लगता है मार्केट को इंतजार करना पड़ेगा एफआईआई को फुल फॉर्म में वापस आने का। अब मार्केट में डीआई का फ्लोज आता रहेगा, थोड़ा बहुत एफआईआई का पॉजिटिव नेगेटिव इनफ्लो चलता रहेगा, एंड मार्केट विल कीप मूविंग बेस्ड ऑन व्हाट्स हैपनिंग टू द ऑयल प्राइसेस। पंकज जैन साहब, एआई को, एफआई को आने का बहुत कोई ट्रिगर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। आपके हिसाब से क्या ट्रिगर हो सकता है? दो चीजें हैं, या तो भारत में कोई ट्रिगर ऐसा बने कि एफआई वापस आए, या फिर दुनिया भर में ऐसा ट्रिगर बने कि भारत अट्रैक्टिव हो जाए उनके लिए। नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो लक्ष्मण जी, ट्रिगर कोई एक दिन में, एक घंटे में या ओवरनाइट में नहीं बनता। यू नो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। और मेरे को लग रहा है कि वो कॉम्बिनेशन या वो एक रूट तैयार हो गया, एंड दैट प्रोसेस इज ऑन। अगर हम इस साल को 2 भाग में बांट दें, जो शुरू के 6 महीने में हुआ, और जो अगर हम जुलाई को एक अगले 6 महीने का पहला महीना माने, और अगले 5 महीने में क्या होने वाला है। सो ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं, ऐसे हमारे को डाटा पॉइंट्स मिल रहे हैं, दैट मे बी फंडामेंटल, टेक्निकल, लॉजिकल एंड ऑन बेस्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कि नेक्स्ट 5 months शुड डेफिनेटली बी मच बेटर देन व्हाट हैज हैपेंड इन फर्स्ट 6 months ऑफ दिस ईयर। और अगर हम देखें जिस तरह का सेल ऑफ, हमने जो सबसे बड़ा सेल ऑफ मार्च में देखा गया था, करीब 1,20,000 करोड़ का, उसके बाद 60,000 करोड़ का, फिर 30,000 करोड़ का, एंड देन जून जुलाई हैव बीन मच बेटर मंथ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है दैट दिस ट्रेंड इज नॉट अ वन ऑफ काइंड ऑफ इवेंट, अनलेस समथिंग ड्रामेटिक हैपेंस समवेयर इन द गल्फ, जो एक वॉर चल रही है। बट उसमें भी एक ऐसा लग रहा है कि मार्केट को, वर्ल्ड को, या ग्लोबली उसमें भी एक रेजिलियंसी आ गई है कि अनलेस समथिंग बिगर कैटास्ट्रोफिक हैपेंस ओवर देयर, आई थिंक लेट्स मूव ऑन। आई थिंक वहां तो चलता ही रहेगा। तो उस चीज को अगर हम एक सेकंड के लिए या कुछ समय के लिए एक न्यूट्रल जोन में डाल दें, तो आई थिंक वी आर मच बेटर प्लेस्ड देन व्हाट वी वर अबाउट 2-3 months बैक। और उसके अगर कुछ एक हम लॉजिकल कारण की बात करें, हम खाली अपनी इस चेष्टा पे या खाली गट फीलिंग पे ना बात करें, आई थिंक 3-4 सिनेरियो थे। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी काफी चिंता थी, जो एक रुपी स्टेबलाइजेशन, एक मेजर्स लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चाहे वो बॉन्ड मार्केट को लेके हो, चाहे वो एफसीएनआर को फंड्स को लेके हो। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगर मेजर्स। Q1 के अभी तक जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, आई थिंक मार्केट्स या पार्टिसिपेंट्स काफी if not pessimistic, but they were not optimistic about Q1 results. और जिस तरह के अभी तक के रिजल्ट्स आए हैं, आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन seem much better than expectations आए हैं, आई थिंक that has been a very encouraging point.
और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो दो एक बड़े दिग्गज सेक्टर जहां पर बड़ा सीरियस सेल ऑफ चल रहा था, जहां पर लिक्विडिटी भी बड़ी सीरियस थी एंड एफआईज वर सेलिंग एंड टेकिंग द मनी आउट, बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, आई थिंक उन दोनों सेक्टर्स में एक रेजिलियंस मिली। टेक्नोलॉजी में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए और उसकी वजह से उनको कंपेल होना पड़ा टेक्नोलॉजी में दोबारा एक बाइंग इंटरेस्ट आया। आई थिंक टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स वर मोर ऑन एल्स काफी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन उम्मीद नहीं थी, बट सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल से टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स आए। और उसके अलावा जो एआई में जो एक बबल या वॉलिटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट्स में चल रही थी, वहां एक जो सेल ऑफ आया, आई थिंक उस एंटी एआई ट्रेड का डेफिनेटली फायदा हुआ। वैल्यूएशन हमारे बहुत रॉक बॉटम पे हो गए थे, कहीं ना कहीं मार्केट को प्लेयर्स को आभास आया कि आई थिंक द वैल्यूएशन इज वेरी एक्टिव, यहां से खोने को 5-10% है और पाने को 40-50% है। आई थिंक दैट हैज बीन वन ऑफ द ट्रिगर। उसके अलावा अगर आप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर आप सुने, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट they were pretty confident, if not upbeat, they were pretty confident कि AI will not kill us. ऐसा नहीं है। I think we will move on with the AI. We have been taking measures to take AI along with us, and we would be much better placed in next 2 or 3 quarters. तो I think market ने कहीं ना कहीं उस बात को माना, लैच ऑन किया। और हमें नहीं भूलना चाहिए जिस तरह की वॉलिटिलिटी, जिस तरह की वैल्यूएशंस एआई ट्रेड्स में से समथिंग लाइक कोरिया, समथिंग लाइक ताइवान या यूएस में पहुंच गई थी, फॉरेन प्लेयर्स को भी ये आभास आया कि वी हैव टू टेक आउट सम मनी फ्रॉम देयर। जिस तरह के हमने मूव देख रहे हैं 10-10, 15-15% के, जिस तरह की एबनॉर्मल कोरिया की मार्केट का, मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी अ रिस्कोमीटर काइंड ऑफ थिंग, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में होता है रिस्कोमीटर। आई वाज सीइंग अ रिस्कोमीटर फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स। कोरिया का रिस्कोमीटर 8 से 9 आ रहा था, एंड इवन अ कंट्री लाइक इंडिया उसका रिस्कोमीटर 5 से 6 आ रहा था। यूएसए का जस्ट फॉर एकेडमिक से 4 से 5 था। सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक शिफ्टिंग ऑफ मनी, नॉट दैट कि इंडिया बहुत अट्रैक्टिव हो गई थी, बट शिफ्टिंग ऑफ मनी टू सेफर जोन, आई थिंक दैट ऑल्सो कंपेल्ड। एंड मॉनसून, आई थिंक मॉनसून अंदर फैक्टर था, जो कि आज से 2-3 हफ्ते पहले ऐसे लग रहा था कि वी आर स्टेयरिंग एट अ वेरी पुअर मॉनसून, वी आर स्टेटिंग एट ड्रॉट लाइक कंडीशन। आई थिंक उसमें भी काफी एक पॉजिटिविटी आई है। सो ये चारों पांचों चीजों का समीकरण है। आई थिंक उससे एक एफआई में डेफिनेटली एक सीरियस टर्न अराउंड देखा गया है। वेदर दिस इज अ मीडियम टर्म फिनोमिना, ओनली टाइम विल टेल। बट मेरा ये फीलिंग है, बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ 25-30 years, that we are definitely looking at much brighter next 3 to 4 months or next 5 months for calendar year 2026, what we have seen in past 6 months. So I think I'm pretty optimistic. और ये जो FIs का phenomena है, it may not be a serious rush of positive money into our markets, but मेरे को लगता है कि ये phenomena डेफिनेटली एक यू टर्न लिया है, और कितना पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है, ओनली टाइम विल टेल। वो समय बताएगा कितना पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन आपने जो उम्मीद जताई है, उम्मीद करता हूं कि उम्मीद शायद साकार होता हुआ दिखे। लेकिन हर कोई जब एफआईज की बात कर रहे थे तो आईटी पे आए कि आईटी एक बड़ा फैक्टर था एफआईज के मूड को बदलने के लिए, भले ही अस्थायी हो अस्थायी हो। आईटी को लेकर क्या राय आप लोग रखते हैं? अनु सर, आपसे शुरुआत करूं, चूंकि आईटी में हमने देखा कि आईटी इंडेक्स बॉटम से ठीक ठाक ऊपर जा चुका है। आईटी कंपनियों को देख कर ऐसा लगता है कि वो बॉटम बना चुकी हैं। तो ये कैसा है? ये एआई रैली कोलैप्स होने का काउंटर इफेक्ट है या फिर वाकई कुछ दम दिख रहा है? देखिए, एक बार के लिए तो आपको मानना होगा कि शायद आईटी का अब बॉटम बना है, लेकिन अभी ये जो रैली आई है, अभी तक ये रैली एक होप रैली रही है। हालांकि इस बार की रैली में एक अच्छी चीज़ ये रही कि कंपनियों ने काफ़ी अच्छे पॉजिटिव बोल्ड कदम उठाए। एचसीएल टेक ने सर्वम में इन्वेस्ट किया, कोफोज ने 2-3 बड़े एक्विजिशन किए, पर्सिस्टेंट ने बड़ा एक्विजिशन किया, भले ही शुरुआत में मार्केट को पसंद नहीं आया था। टीसीएस ने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें कही, इन्फोसिस ने एक नए सीईओ का अनाउंसमेंट किया। तो एक सेंस तो बन रही है, ये कंपनियां एआई पर भी काफ़ी काम कर रही हैं कि बॉटम बना है इन कंपनियों में। और एक हमने पॉजिटिव व्यू भी लिया था पिछले हफ्ते से निफ्टी आईटी पर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि अगर वो एआई ट्रेड वापस रिज्यूम हुई तो। लेकिन जो भी है, मुझे लगता है कि अब ना ये स्टॉक्स वापस उन लोज पे नहीं जाएंगे जो आपने पिछले महीने देखे थे। तेजी कितनी हो चुकी है, कितनी आगे बाकी है, इस पर थोड़ा अभी भी सवालिया निशान है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में आईटी में अभी भी शानदार मौके हैं, और आई थिंक अपसाइड पर आपको काफी मौके मिलेंगे। सुनील जी, एआई ट्रेड वापस से अगर रिज्यूम हो गया तो हमारे आईटी इंडस्ट्री सस्टेन करेगी कि फिर वापस से गिरना शुरू कर देगी? नहीं, मेरा ये है कि ये इतना एआई ट्रेड से संबंधित नहीं है, आईटी की रैली।
आईटी की रैली अपने ऊपर ही चली है कि करेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था और याद है आपको एक बहुत बड़ा गुगनहाइम करके एक अमेरिका में सेक्टर एनालिस्ट है, उन्होंने कहा कि ये जो करंट डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स हैं, वो अज़्यूम कर रही है कि 5 साल के बाद आईटी बिज़नेस कंप्लीटली खत्म हो जाएगी और टर्मिनल वैल्यू को क्लोज़ टू ज़ीरो ले गया। तो ओवर रिएक्शन, ओवर करेक्शन सा तभी से शुरू हुआ एक्सेंचर ऐसे यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की राइज़ कि मॉडल ने ओवर करेक्ट किया, अभी वो रिवर्स कर रहा है उस ओवर करेक्शन को नंबर 1। नंबर 2 जैसे मैंने कहा जेफरीज़ ने भी अभी उसको न्यूट्रल में लाया है, बट ग्रोथ में नहीं लाया है। तो ये एआई ट्रेंड में जो करेक्शन है देखिए कोरिया को हटाइए, कोरिया की प्रॉब्लम्स है उनका ओवर लिवरेज्ड मार्केट, ओके? उसके कारण ये नहीं मैं मान रहा हूँ कि उधर बहुत ज़्यादा एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं इसलिए करेक्शन हुआ। वो अपने बल पर ही जो मार्जिन ट्रेडिंग का भयंकर विदाउट एनी कंट्रोल्स ले गए थे, उसका भी असर पड़ रहा है वहाँ पर, ओके? डेफिनिटली और वो चाइनीज़ कंपनी जिसने मतलब नाम मुझे याद नहीं, एक आईपीओ भी आई थी उसकी, जो एक कॉम्पिटिटर फॉर द एआई वर्ल्ड है। तो ये एआई के अंदर ही शिफ्ट अभी पैसा उस कंपनी क्योंकि वो ये अर्लियर जो 40-50% एआई की ग्रोथ मान के वैल्यूएशंस बढ़ रहे थे, पैसा जा रहा था, उसमें अभी 30-40% से अगर 10-15% भी गिर गई, तो वैल्यूएशंस आर नॉट सस्टेनेबल। पर उसका और आईटी का मेरे ख्याल में कुछ संबंध ज़्यादा नहीं है। अनुराग शायद इसको कन्फर्म कर सकते हैं बिकॉज़ वो बिज़नेस अलग है, ये बिज़नेस अलग है। और आईटी में डेंजर क्या है जैसे अनुज जी ने बताया कि पॉजिटिव ग्रोथ ट्रिगर ये सब बातें हो रहा है कि हम एआई में ये करेंगे, ये कंपनी करेंगे, मगर उनका जो एक्जिस्टिंग बिज़नेस मॉडल का प्रॉफिटेबिलिटी है, वो अनसस्टेनेबल है। क्योंकि अल्टीमेटली एआई कंसल्टिंग में क्या उतना पैसा बनेगा? किसी ने अभी तक वो मॉडल को टेस्ट नहीं किया है, जो यहाँ पर एआई कंसल्टिंग में जा रहे हैं। सेकंड बात है वैल्यूएशन अभी भी 17-18 पे है। उनकी अर्निंग्स क्या होती है? सब देखिए गाइडेंस 3 से 4% अर्निंग्स की गाइडेंस दे रहे हैं और कांस्टेंट करेंसी में दें तो 2-3%, रुपी डिप्रिसिएशन 3% मार्जिन तो 5 टू 6% प्रॉफिट ग्रोथ पे 17 पी कैसे जस्टिफाई होगा? तो जस्टिफाई होगा किसके लिए? एक वैल्यू इन्वेस्टर, एक इनकम सीकिंग इन्वेस्टर जैसे पेंशन फंड है, उनके लिए इनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, तो वो एक पॉकेट ऑफ लिक्विडिटी इनके लिए आ चुकी है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पेंशन सीकिंग फंड जो पैसा निवेश कर रहे हैं। तो इनका एक बॉटम शायद नियर टू बॉटम बन गया है। अभी भी मैं बॉटम नहीं कहूँगा क्योंकि अगला जो एआई कंपनी एक बेसिक आईटी बिज़नेस को अगर खाने की एक अनाउंसमेंट करती है कि मैंने नया कुछ एआई डिस्कवर किया जिससे इनके बिजनेस को और भी वाट लग सकती है, तो वापस एक करेक्शन भी आ सकता है। तो एआई इज अ कॉम्पिटिटर टू आईटी, आईटी उसको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एआई ट्रेड ऑफ एफआईआई हैज नथिंग टू डू विथ द सॉफ्टवेयर सर्विसेज ट्रेड ऑफ एन एफआईआई बिकॉज ये कंप्लीटली डिफरेंट पूल्स ऑफ कैपिटल है, वो हाई ग्रोथ कैपिटल है, ये सेफ्टी कैपिटल है। तो मेरे को एआई को लेकर इंडिया एक ठीक है, इंडिया इज एन एआई हेज एज अ मार्केट क्योंकि हमारी डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि उधर एआई वाले देश में पोलराइज्ड है, 2-3 स्टॉक पूरे स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन को काउंट करते हैं। हम ऐसा नहीं है, बहुत डाइवर्सिफाइड है। एआई में एआई हेज है बिकॉज़ वी आर अ डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वी आर अ डाइवर्सिफाइड स्टॉक मार्केट। मगर आईटी सर्विसेज एज़ अ कॉन्ट्रा टू एआई मैं नहीं मानता हूँ कि वो इतना डायरेक्टली कोरिलेटेबल है। लेकिन जब गिर रहा था तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि एआई की वजह से गिर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है नहीं। अनुराग सिंह सर, कैसे देख रहे हैं आप इसको? तो देखिए मेरा पोजीशन लक्ष्मण जी ओपन है। आई टुक अ पोजीशन अराउंड एंड ऑफ अप्रैल कि नाउ वी कैन बाय लार्ज कैप आईटी इन इंडिया। ओके, हमारे हमारे शो में ही आपने ऑनेस्टली कहा था। ऐसा, हाँ, एंड इट्स वेरी ओपन, आई सेड इट ऑन चैनल्स, इट्स ऑन ट्विटर, दैट्स फाइन। ओके, नाउ आई डिड नॉट स्टडी वेरी डिटेल्ड टीसीएस बैलेंस शीट टू फिगर आउट कि अब ये बॉटम बन गया। लेट मी बी कैंडिड, आई डिड नॉट डू दैट। मैं यहाँ की कंपनीज देख रहा हूँ। देखिए, व्हेन अ टीसीएस, इन्फोसिस एंड ऑल दैट फॉलिंग इज अ is a reaction function to falling of the software product companies here. आप सर्विस नाउ को देख लीजिए, आप एडोबी को देख लीजिए, आप वर्कडे को देख लीजिए, आप सीआरएम को देख लीजिए, सेल्सफोर्स को। ये तमाम सॉफ्टवेयर कंपनीज भी करेक्शन ले रही थी बिकॉज the story was that the advent of AI will diminish all the business of even the product software companies कि मतलब इनके प्रोडक्ट भी मैं क्लाउड पे जाके कोई कोड लिखूंगा और अपना कंपनी को चलाने के लिए अपना एक इंटरनल वर्कफ्लो बना लूंगा। लाइक दिस इज द बिजार एक्सटेंट ऑफ द स्टोरी, राइट? नाउ वो आपने अब देखिए नाउ, एंड
जैसे ही इन स्टॉक्स में आई सेंस दैट these stocks have now bottomed out, the market is pricing too much of pessimism in the software product companies in US. I realized that system integrators, which are Indian IT companies, will also bottom out. That was my, देखिए बॉटम तो नहीं पकड़ सकते, इसके बाद भी गिरी हैं. I would also tell you, I took an entry and then they fell and then I took doubled up again. Same companies, American companies, right? And then now they have very beautifully turned the story this time, right? And now everybody is convinced. देखिए एक लक्ष्मण जी, ये भी इससे लिंक्ड है आपके पिछले सवाल से. एक जो एक है ना, जैसे ऑन अ लाइटर टोन आई वुड से, सब लोग मोमेंटम मोमेंटम खेल रहे हैं, तो एफआई भी मोमेंटम खेल रहे हैं, राइट? तो मोमेंटम इंडिया में भी मोमेंटम चल रहा है ना. हम कौन सा बहुत सारा वो देख रहे हैं, सारा पैसा तो मिड और स्मॉल में जा रहा है, इन्वेस्टर भी वही पैसा दे रहा है, फिर बोल रहे हैं हम लास्ट के परफॉर्म नहीं कर रहा. परफॉर्म कैसे करेगा वो? पैसा तो सारा उधर जा रहा है, रिमेनिंग 400 में जा रहा है म्यूचुअल फंड्स को. उधर डिफेंस, हम एनर्जी डिफेंस ये सब खेल रहा है. वैल्यूएशन के लोग एक तरफ रख के मोमेंटम चल रहा है सब मार्केट में, राइट? तो एफआई भी मोमेंटम खेल रहा है. अब कमिंग बैक टू द सॉफ्टवेयर स्टोरी, देखिए द रियल स्टोरी हियर इज, मार्केट में और भी खेल चल रहे हैं. एक खेल होता है आईपीओ का खेल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल चलता है. अभी स्पेसएक्स का आईपीओ आपने देखा, 1.7 ट्रिलियन पे लिस्टिंग हुई. प्राइस को तो वैल्यूएशन की तो करना ही ना समझिए, इट्स जस्ट अ स्टोरी. लाइक यू, आपको पसंद आया खरीदिए, नहीं खरीदिए नहीं खरीदिए. देयर इज क्लॉड एंड देयर इज ओपन एआई, दे आर प्लानिंग आईपीओस. अब हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक ऐसी स्टोरी आती है विच टेल्स अस कि यार ये तो बस सब सारा बिजनेस यही लोग खा जाएंगे. But I think that story was becoming too much. If you read into the personality of these people, वो थोड़ा सा उसमें people realize that they're just really overstating the things. जैसे एक story आई कि वो हमारा तो वो रोग हो गया एजेंट और उसने सबको वॉल्स ब्रीच कर लिए सेफ्टी के एंड ऑल दिस ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? आई थिंक दिस गेम हैज आल्सो चेंज्ड. एक ये पिछले हफ्ते एक चर्चा आई थी पिछले हफ्ते के ओपन सोर्स मॉडल पे एक लार्ज सपोर्ट आया. वो एनवीडिया के जेंसन ने शुरू किया, सत्या ने उसको बैकअप किया, सुंदर भी आ गए, एंड देन ऑलमोस्ट द एंटायर इंडस्ट्री, नाउ 20 कंपनीज आर बैकिंग द ओपन सोर्स. इससे भी इंडियन आईटी को हेल्प मिलेगी. ये क्या करेगा, ये ओपन सोर्स ये कह रहा है कि यार आप अपने जो कंटेंट का जो जो कस्टडी है वो कंपनी के पास रहेगी. इट शुड नॉट बी ए प्रोप्राइटरी ऑफ द ओपन एआई और अ क्लॉड और व्हाटएवर इंजन आई एम यूजिंग. इट शुड बी एग्नोस्टिक. एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग चाइनीज इंजन के, यार ये तो सस्ता है. नाउ दैट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? बिकॉज अगर ये नहीं होता तो इंडियन आईटी कंपनीज को भी टोकन की कॉस्ट जानी पड़ती डॉलर्स में यूएस में, राइट? वो मैन पावर इंडिया में ना डिप्लॉय करके वहां जाता. अब वो वहां नहीं जाएगा, which means that they can use any cheaper token even if it is 90% efficient. That's good enough, right? मुझे 100% efficient होने की जरूरत नहीं है, as long as मुझे सस्ते में काम चलता है. So that also changed the game. So I think अगर आप इन सब खेलों से अलग हटिए तो you would have realized कि यहाँ पे I probably got a sense that this is too much of a overcorrection and we should just kind of get in. ये opportunities बड़ा once in a lifetime आती है हर जगह पे. आप देखिए ऐसा मेटा में ऐसी अपॉर्चुनिटी उस समय आई थी 2023 के आसपास, राइट? व्हेन इट वेंट टू लाइक $120 का स्टॉक हो गया था, इवन 120 क्या 100 के नीचे आ गया था, राइट? तो यू शुड जंप इन एट दैट टाइम. सॉफ्टवेयर वाज वन सच अपॉर्चुनिटी. इवन माइक्रोसॉफ्ट देखिए कल 15% बढ़ा है, 400 380 का स्टॉक हो गया था. इट इज लाइक द प्राइस इट हैज सीन लास्ट मे बी इन लाइक बिफोर 2020. एंड वी शुड ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटी. नाउ दैट्स अ वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल. आई नेवर सेड कि ये बड़ा आपका वो बन जाएगा, बट आई सेड पोर्टफोलियो का 10% एलोकेट कीजिए, 3 4 5 साल में ठीक ठाक मुनाफा बनेगा आपका. द कंपनीज आर नॉट गोइंग एनीवेयर. माय अदर पॉइंट वाज आल्सो वेरी ब्रॉडली कि यार अगर आप इतने पेसिमिस्टिक हैं तो फिर तो इंडिया के जॉब्स ही चले जाएंगे, फिर तो हर चीज में पेसिमिस्टिक होना चाहिए. तो दैट्स आल्सो इज नॉट अ राइट वे, लक्ष्मण जी. तो ये ब्रॉडली थीसिस है. आई थिंक आई एम हैप्पी. देखिए कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं बॉटम आउट हो गया है कभी भी, बट आई थिंक द स्टोरी इज लिटिल मोर नाउ नुआंस्ड एंड बैलेंस्ड with the change in dynamics now. इस समय we can reasonably confidently say कि at least वो balance आ चुका है. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा आप दोनों लोगों ने किया. इस पे सुदीप सर और पंकज जैन सर आप दोनों से राय लूंगा. लेकिन एक छोटा सवाल और आपसे पूछ लूँ अनुराग सिंह साहब कि जब आप कह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हुई हैं, अच्छा मौका है, तो ट्रेडिशनल कंपनियां ही आपको ज़्यादा आकर्षक दिख रही हैं या फिर जो नई नई कंपनियां आई हैं जो ज़्यादा एआई से कोलैबोरेशन कर रही हैं वैसी कंपनियां ज़्यादा आकर्षक दिख रही हैं आपको, भारत के आईटी कंपनी की बात करें तो? नहीं तो एआई कंपनी तो नहीं है. देखिए नई नई कंपनी तो आपको स्टोरियां बेच रही है, आप खरीदिए उनको. मेरा पोजीशन नोन है. इट्स अ मोमेंटम प्ले. आप खेलते रहिए मोमेंटम. मैं 2021 से कह रहा हूँ वो बातें ठीक निकल रही हैं, राइट? वो निकलेंगी.
वी विल सी बाय 2030 वो ठीक निकलेगा। इट्स अ मार्केट, आपको जब मर्जी चाहिए आप जाके कुछ खरीद सकते हैं, बट दैट डजंट मीन यू आर अ वाइजर लॉट, राइट? आपको बेचने वाले इस समय ज्यादा समझदार हैं, तो उससे मार्केट से थोड़ा सा समझदार होना चाहिए। बट लक्ष्मण जी, मेरा एक इस पे ना, इस मोमेंटम प्ले में एक थोड़ा रिस्क है। अब आप प्राइवेट बैंक्स पिट गए हैं, आई डोंट थिंक रिजल्ट्स इतने खराब थे, बट द पॉइंट इज म्यूचुअल फंड को जब फ्लो ही कम आ रहे हैं लार्ज कैप में, तो वो खरीदेंगे क्या? तो वो तो वही खरीदेंगे ना जहां उनको फ्लो आ रहे हैं। So the story is not so bad, but investors also take a cyclical dip। वो भी, उन्होंने भी फ्लो बंद कर दी वहां पे, वो भी मोमेंटम खेल रहे हैं। 3 साल के रिटर्न पिछले देखने हैं हर एक को, और वहीं लगाना है पैसा। नाउ आई डोंट बिलीव द स्टोरी दैट इंडिया कैन डू वेरी वेल अगर उसकी लार्ज कैप कंपनी नहीं चलेंगी। अब फैशन हो गया, टीवी पे हर कोई आके बोल देता है लार्ज कैप तो ठीक नहीं कर रहा है, लार्ज कैप परफॉर्म। अगर एक कंट्री के लार्ज कैप ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी? और बैंक्स का एग्जांपल देते हैं लोग, अमेरिका में भी बैंक्स है ना, दे हैव डन वेरी वेल, फिनोमिनली वेल। ट्रम्प के इलेक्शंस पे अगेन आई पोस्टेड कि बैंक्स विल डू वेरी वेल इन यूएस। दे हैव डबल्ड फ्रॉम दैट प्राइस, जो कि बिग डील होता है डॉलर में, राइट? तो इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए लार्ज कैप को अच्छा करना चाहिए, राइट? और अगर इंडेक्स में अगर मुनासिब इंडेक्स नहीं है तो चेंज करिए उसको, कौन रोक रहा है? निफ्टी डायनामिक इंडेक्स है, राइट? बट आई डोंट बिलीव द स्टोरी के टॉप 50 कंपनीज या टॉप 100 कंपनीज में दम नहीं है, लेकिन बाकी 400 बहुत अच्छा करेगी। वो स्टोरी तो देखिए सेलर स्टोरी होती है, उसका एक लाइफ स्पैन है, वो इट विल डाई आउट इन अ लाइफ स्पैन, और उसका अंत अच्छा नहीं होता कभी भी। जैन सर। पंकज जैन जय साहब। लक्ष्मण जी। हाँ, देखो, आप क्या ऐड करेंगे इसमें? हाँ, हाँ। गंभीरों को सुन रहे थे, मैं देख रहा था मैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। आई थिंक व्हाट अनुराग जी वाज सेइंग वाज मेकिंग लॉट ऑफ सेंस। बट मेरा एक व्यू, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, आई थिंक एक जिसे हम एक वर्ड हम बार बार चैनल्स पे यूज होता है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब पॉजिटिविटी आ रही है हमारी मार्केट्स में, और हमारे को ये जरूरी नहीं कि हमारे को सारी चीजें हमारे को आईटी पे या बैंक्स पे कंसंट्रेट करनी है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट्स में टू टाइम द मार्केट्स, टू टाइम की कौन सा जोन, कौन सा टाइम पीरियड हमारे को एग्रेसिव रिटर्न देगा, आई थिंक इट बिकम्स अ वेरी फ्यूटाइल अफेयर एट टाइम्स। और मार्केट्स काफी लंपी होती हैं, एंड वी आर अराउंड द कॉर्नर डेफिनेटली। ठीक है, अगर हम रीसेंट हिस्ट्री देखें, पिछले 18-19 महीने देखें, काफी चैलेंजिंग रहे हैं। बट अगर उसके अंदर हम अब देखना चालू करें कि कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पर अभी भी रिटर्न्स अच्छे मिले हैं पिछले 12 महीने में, इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस, एंड दीज आर द सेक्टर्स along with some other sectors which could seriously outperform the markets. अगर हम देखें, if I could name the sectors without naming any particular stock, I think auto ancillary, I think we are almost positioning ourselves as the global leaders. हम आज के दिन 30 से 40% जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट हैगी ऑटोमोबाइल्स की, ऑटो एंसिलरी की, वो इंडिया से जा रही है। दे आर वेरी क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दे आर कंपीटिंग विद द वर्ल्ड, और अच्छे मार्जिन्स पे जा रही है। सो आई थिंक दैट इज वन थीम which has done extremely well, and I believe that theme would continue to do well. Healthcare, pharmaceutical, I think, ठीक है, ये दोनों थीम कोई बहुत ज्यादा सस्ती नहीं है, वैल्यूएशन वाइज आई थिंक सस्ती नहीं है, बट इट्स ऑलवेज, जब हम देखें जहां पर अच्छा मोमेंटम है, अच्छी ग्रोथ है, वैल्यूएशन वहां रिच होती है, एंड दैट हैज बीन सीन अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड के अक्रॉस भी देखें, जो थीम्स में ग्रोथ देखने को मिली, वहां पर वैल्यूएशंस हैव गॉन अप। आई थिंक फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, आई थिंक दिस इज अनदर थीम जहां पर इंडिया अपने आप को ग्लोबली बहुत अच्छी तरह पोजीशन कर रहा है, एंड दिस इज वन थिंग व्हिच विल कंटिन्यू टू डू वेल। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पे हम काफी बात कर चुके हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जो बैंकिंग की बात हो रही थी, क्योंकि विदाउट द मेजर सेक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग, डेफिनेटली हमारा जो निफ्टी है या सेंसेक्स है, एक लेवल्स के बियॉन्ड मूव नहीं कर सकता। बैंकिंग के जिस तरह के रिजल्ट आए, मेरे को लगता है कि मार्केट ने उसको उतनी एप्रिसिएशन नहीं दी है। आई थिंक चाहे वो पीएसयू बैंक के रिजल्ट्स हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक के रिजल्ट्स हो, आई थिंक रिजल्ट्स हैव बीन प्रीटी एनकरेजिंग, कमेंट्री हैज बीन प्रीटी एनकरेजिंग। आई डोंट नो द एक्चुअल लॉजिकल साइंटिफिक रीजन व्हाई मार्केट ने उनको एक अच्छा थम्स अप नहीं दिया, और जो जिस तरह की ग्रोथ स्टॉक प्राइसेस को वहां से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। 1-2 दिन का हमारे को एक मोमेंटम मिला, बट वो मोमेंटम थोड़ा डाई आउट कर गया। बट मेरे को लगता है दैट मोमेंटम वुड रिटर्न अल्टीमेटली। आप थोड़े दिन तो रोक सकते हो जहां पर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, बट अल्टीमेटली मार्केट कैचेज ऑन दैट। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि बैंकिंग में भी ऑन अ ब्रॉडर स्केल
next 3, 4, 5 months may be much more encouraging than what they have been post results. So in सारी themes का समीकरण along with what we have seen across the globe, थोड़ा money shifting back to the India, rupee dollar scenario stabilizing, and if this is a bigger if, अगर crude $80 के नीचे मीडियम टर्म में स्टेबलाइज हो जाता है, अभी तक इट हैज बीन वेरी वॉलेटाइल, जिस तरह की साइन वेव हम देख रहे हैं उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आई थिंक इंडिया को पड़ रहा है, और मार्केट समहाउ ये मान के चल रही है कि आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इन द गल्फ बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा थक गए हैं एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये उसमें थमाव आता है। तो अगर मीडियम टर्म में क्रूड $80 के नीचे स्टेबलाइज हो गया, आई थिंक दैट बी अ सीरियस आइसिंग ऑन द केक दैट वुड प्रोपेल आवर मार्केट्स टू शूट अप। सो आई एम प्रिटी ऑप्टिमिस्टिक, और इन तीनों चारों चीजों का समीकरण अगर हम देखे चले तो मेरे को लग रहा है वी आर लुकिंग एट मच ब्राइटर डेज अहेड देन व्हाट वी हैव सीन इन रिसेंट पास्ट। तो मोटे तौर पर अगर आपकी बातों को एक लाइन में कहूं तो आईटी पे क्यों इतना माथा पच्ची करना जब दूसरे सेक्टर बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे आकर्षक लग रहे हैं, तो यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल वो कहना चाह रहा हूं, बट आई थिंक लक्ष्मण जी उसकी प्रॉब्लम ये है कि जो मार्केट की डेप्थ है, जो लिक्विडिटी है, जो काइंड ऑफ लिक्विडिटी आईटी में जाती है, जो काइंड ऑफ लिक्विडिटी हमारी बैंकिंग में जाती है, वो लिक्विडिटी बाकी सेक्टर्स नहीं दे पाते। उतने बड़े लार्ज कैप, बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हमारे को, जो सेक्टर्स की मैंने बात की, शायद इतने ज्यादा नहीं मिल पाते। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। अगर एफआईज को आना है, बेचना है, इफ दे हैव टू कलेक्ट 50,000 करोड़ फ्रॉम द मार्केट इन फ्यू वीक्स, तो उनको उन 2-3 सेक्टर्स में डेफिनेट सेलिंग करनी पड़ेगी। डजंट मैटर, वैल्यूएशन वहां पर बहुत नीचे हो गए। सो आई थिंक दैट हैज बीन द फैक्टर। सो जिन सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो सेक्टर्स विच आई एम टॉकिंग, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करें और आगे भी परफॉर्म करते रहेंगे, इट जस्ट दैट कि बहुत सीरियस एफआई काइंड ऑफ लिक्विडिटी, इंस्टीट्यूशनल काइंड ऑफ लिक्विडिटी, उसमें ज्यादातर अच्छे स्टॉक्स जो हम बोलते हैं लार्जर मिड कैप में है, और लार्जर मिड कैप में इतनी बड़ी लिक्विडिटी नहीं मिल पाती। सो अल्टीमेटली इफ ब्रॉडर मार्केट हैज टू परफॉर्म, टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग विल हैव टू परफॉर्म। टेक्नोलॉजी ने कुछ हद तक परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, वेदर इट is a process which would carry on for next 1 or 2 quarters, it is the scene। बैंकिंग ने इतना परफॉर्म नहीं किया, इट हैज टू परफॉर्म। अगर हमारे को जो निफ्टी जो अभी 24,400-500 पे, इसको अगर हमें 25,500 पे देखना है अगले कुछ एक महीने में, आई थिंक बैंकिंग वुड हैव टू बी परफॉर्म, एंड आई एम इन द कैंप कि बैंकिंग स्टॉक्स भी परफॉर्म करेंगे। एनबीएफसी में द काइंड ऑफ बजाज फाइनेंस ने जिस तरह के रिजल्ट थ्रू किए, एनबीएफसी ने जिस तरह का पैटर्न दिखाया है, बैंकिंग के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। I think money would flow into the banking sector also, along with other sectors जो मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्म कर रहे हैं। I think money would flow in these sectors also, and ultimately I think if I have to stick my neck out, क्या हम 25,000 और उसके बियॉन्ड की तरफ जा रहे हैं? मेरे को लगता है कि उस रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल, दरअसल कई सारे सेक्टर का नाम लिया। एक संक्षिप्त में सुदीप सर, आईटी को लेकर अपना व्यू दे दीजिए, फिर हम लोग ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक बाद लौटेंगे तो बाकी सेक्टर की बात करेंगे। देखिए लक्ष्मण जी, आपने अभी जो कहा पंकज जी के साथ बातचीत में, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। इतने सारे अच्छे सेक्टर्स हैं, उसमें आप आईटी के पीछे क्यों पड़े हो? और देखिए अनुराग जी भी जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि आईटी के वैल्यूएशन, एआई कंपनीज के वैल्यूएशन, ये सब एक डिस्कशन है, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि एआई इज क्रिएटिंग मेजर डिसरप्शन, और ये डिसरप्शन हम लोगों को लगता है, हम लोगों का जितना समझ है कि ये इसकी शुरुआत है, आगे और भी ज्यादा डिसरप्शन देखने को मिलेगा। और ये मैं मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअल रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं कि हर हफ्ते नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एआई कंपनीज की तरफ से, नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, नए इनोवेशंस आ रहे हैं, और वो ये पूरा संतुलन बिगड़ रहा है। आईटी एनेबल सर्विसेज, आईटीएस कंपनीज का संतुलन बिगड़ रहा है, और ये संतुलन बिगड़ेगा भी, और इसके साथ साथ इनका रेवेन्यू और मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट होगा। ये स्थिति में मुझे लगता है आईटी क्षेत्र से थोड़ा संभल के रहना चाहिए। फार्मा, हेल्थ केयर, ऑटो एंसिलरी, मैं तो साथ में केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल, इसका भी जिक्र करूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी दिलचस्प चर्चा चल रही थी आईटी सेक्टर को लेकर के। दरअसल आईटी सेक्टर पे जितनी भी चर्चा की जाए लगता है उतना कम है। और ब्रेक पे जाने से पहले सुदीप सर की राय ये थी कि जब इतने सारे सेक्टर आकर्षक रिटर्न देने को तैयार बैठे हैं, जहां पे रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा है, वहां पे आईटी के पीछे हम लोग क्यों पड़े हुए हैं। लेकिन जब ये बात कह रहे थे सुदीप सर, तो अनुराग सिंह साहब इशारा कर रहे थे, कुछ उसको जोड़ना चाहते थे। अनुराग सिंह साहब जोड़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
देखिए लक्ष्मण जी, ये और जो सभी गेस्ट है ना, वो जायज बातें कह रहे हैं। ये चैलेंज यहाँ पर भी है। देखिए, वी हैव ऑल बिकम वेरी शॉर्ट टर्मिश। हमें और ऑल म्यूचुअल फंड्स आर अंडर प्रेशर फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, नहीं तो वो फंड्स फ्लो कहीं और चले जाएंगे। ऐसे में कोई स्पेस ही नहीं है लॉन्ग टर्म स्टोरी को फिट करने का। तो एवरीबॉडी इज राइट व्हेन दे से कि मैं अभी लूंगा क्योंकि अभी और स्टोरीज हैं और अट्रैक्टिव हैं, बिकॉज नोबडी हैज द पेशेंस टू से कि मैं आज खरीदूं वो 1 साल बाद। इवन ऑन वन ऑफ द चैनल्स आई वाज सेइंग द एंकर आज कि अच्छा तो फिर 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 3-4 महीने में। तो आईटी में तो इफ अगर आप 3-4 महीने में 10% खोज रहे हैं, तो द एंटायर मार्केट बिकम्स वेरी शॉर्ट टर्मिश। अभी एवरीबॉडी इज राइट, डिपेंड्स ऑन व्हाट लॉन्ग टाइम फ्रेम यू आर टॉकिंग, राइट। मैंने कहा था कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म में आप इसको 10% एलोकेट करके भूल जाइए, या 7-8% एलोकेट करके, दिस इज अ वेरी गुड प्राइस टू एंटर। बट अगर आप ऐसे हर क्वार्टर का रिटर्न चेज कर रहे हैं, दैट इज द शॉर्ट टर्म स्टोरी जो कि मार्केट्स को ड्राइव करती है टुवर्ड्स यू नो व्हाट other people are calling other attractive sectors, which are nothing but stories, but they are attractive for the time being, right? तो ये एक छोटा सा, it's a just a acknowledgement, and it's a acknowledgement for what everybody else is also saying कि सबके व्यूज सही हैं, but डिपेंड करता है कि आप खोज क्या रहे हैं। सुदीप सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि आईटी के बारे में जो हम लोग आज सोच रहे हैं, और देखिए किसी को आइडिया नहीं है क्या होने वाला है ऑनेस्टली। और हम लोग तो फाइनेंशियल मार्केट से हैं, जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी ऐसा कोई मैजिक वैंड नहीं है जिससे कह सकते हैं 6 महीना बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे और कौन कंपनी किस स्टेज पे रहेगा। तो एक अनसर्टेन स्थिति को क्यों हम चेस कर रहे हैं? हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अच्छा खासा बिकवाली हो रहा है। हमारे ऑटो एंसिलियरी कंपनीज दुनिया भर के ओईएम के साथ अच्छा प्रोडक्ट लाइन अप करके उनका सप्लाई कर रहे हैं, और ये दिग्गज कंपनीज बन गए हैं। उस पर ध्यान देते हैं। हेल्थ केयर जबरदस्त डेवलपमेंट चल रहा है हमारे यहाँ, हॉस्पिटल सेक्टर में, फार्मा क्षेत्र में। और इंडियन फार्मा, आईटी जहां 20 साल पहले था, आज इंडियन फार्मा वही जगह पे खड़ा है, ये हम लोग मानते हैं। यहाँ से क्वांटम लीप आने वाला है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोगों को लगता है कि ये सब जगह पे जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल और जो जो नॉर्मल केमिकल सेक्टर का जिक्र करना चाहूंगा। पिछले 2-3 साल से बिल्कुल रिटर्न नहीं है, पर अब एक जगह पे आ गया है जहां पे ग्रीन शूट्स आर विजिबल। और चाइना प्लस वन जो हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं, वो सब रियल है। और वहां पे एक्चुअली ऑर्डर्स मिल रहे हैं भर भर के इन लोग। और अभी सप्लाई चेन वगैरह वेस्ट एशिया के कारण जो डिस्ट्रप्शन हुआ है, वो जैसे ही थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, उनके कॉस्ट ऑफ जो प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स वगैरह भी सुधर जाएगा, और अच्छा खासा रनवे दिख रहा है। तो हम लोगों को अगर अल्फा ढूंढना है, हमको वहां पे ढूंढना चाहिए। मुझे तो लगता है आईटी एक वैल्यू ट्रैप है। आईटी एक वैल्यू ट्रैप है, दूसरे सेक्टर है वहाँ पे मौके ढूंढना चाहिए। अब आईटी को छोड़ देते हैं क्योंकि आईटी पे चर्चा काफ़ी ज़्यादा अब करने को बचा हुआ, लेकिन दूसरे सेक्टर जो बार बार जिक्र में आ रहा है, हमारे दर्शक के मन में उठ रहा हुआ कि आखिर उन सेक्टर में क्या करना चाहिए। एक सेक्टर है ऑटो सेक्टर, जो सुदीप सर ने भी कहा, इससे पहले पंकज जैन साहब ने भी कहा। सुनील सोनम साहब, ऑटो सेक्टर को कैसे देख रहे हैं, खासतौर से जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट के बाद और बेहतर प्लेस दिख रहे हैं, ढेर सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, वो भी ऑटो सेक्टर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरी दुनिया भर में। इंडियन ऑटो सेक्टर को आप कैसे रीड कर रहे हैं? मैं भी पॉजिटिव हूँ, जैसे पंकज जी और सुदीप जी दोनों ने कहा कि देखिए ये क्वार्टर एक बहुत बड़ा रिस्की क्वार्टर था ऑटो के लिए, बिकॉज क्रूड के फुल दाम का इम्पैक्ट इस क्वार्टर में दिखना था। और ऑटो कंपनी के लिए ना ही डिमांड के साइड में, मगर टायर से लेकर पेंट से लेकर सभी जगह पे क्रूड रिलेटेड इम्पैक्ट का एक डर था ऑटो सेक्टर के ऊपर। बट इन कंपनियों ने उनके हाई ऑपरेटिंग लिवरेज के कारण उनकी सेल्स इतनी भयंकर बढ़ी, तो जितना भी मार्जिन प्रेशर था उसको अल्टीमेटली ईपीएस ग्रोथ में बहुत बढ़िया उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया, एबिटा मार्जिन में ट्रांसलेट कर दिया। तो द वर्स्ट एवर क्वार्टर को उन्होंने अच्छी तरह झेल लिया है। और अब आगे देखें, तो जैसे वे कह रहे थे, ऑल द बीटीएस में ऑटो एक की कंपोनेंट होगा, बिकॉज़ ये अभी भी लेबर ओरिएंटेड सेक्टर है। तो इंडिया की जो लेबर की एडवांटेजेस है वो यहाँ पे दिखेगी। सेकंड, इंटरनेशनल कंपनीज ने यहाँ आकर हमारी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया, जैसे Hyundai ने, मर्सिडीज बेंज ने, BMW ने, जो भी यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंटरनेशनल भी, अपना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत इंप्रूव हुआ है। तो वी आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और
बीटीए जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर को हेल्प करेगी। तो लॉन्ग टर्म में मैं कोई गुंजाइश नहीं है कि ऑटो इज़ अ गुड सेक्टर टू प्ले ऑन इन टर्म्स ऑफ दी बोथ एक्सपोर्ट एज़ वेल एज़ डोमेस्टिक बिकॉज़ ये जो के शेप्ड रिकवरी जो बात कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली यू शेप में बदलेगी और मास ऑटो जैसे टू व्हीलर्स और एंट्री लेवल कार्स भी बढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि यस इट्स अ गुड वैल्यू जो कहते हैं ना ग्रोथ बेस्ड सेक्टर। मगर क्या है उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आज वो वैल्यूएशंस में ऑलरेडी है प्राइस में। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना जैसे अनुराग जी कह रहे थे ये क्वार्टर टू क्वार्टर मत देखिए। आपको 3 साल का आउटलुक लेके निवेश करना है। 3 साल के लिए उसको चुप बैठिए, उसको रोज आप उसको उठाकर उस दाम को मत देखिए। मगर ऑटो सेक्टर की आउटलुक बहुत ब्राइट है, मगर प्राइस्ड इन है। तो इसीलिए वोलेटिलिटी रह सकती है शेयर प्राइसेस में। जस्ट सावधान रहिए, बस वही बात है। जी, तो ऑटो सेक्टर एक अच्छा निकल कर आया है। लेकिन इन सब के बीच में अगर चर्चा में हम लोग ट्रम्प साहब को नहीं लाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, अनुराग सिंह भी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि भाई उनको आप लोग भूल जाते हैं। अभी ईरान की तरफ से बयान आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है और हमारे परमिशन के बगैर कोई जहाज यहाँ से गुजर नहीं सकता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अब यहाँ से इन सब चीज़ों को मार्केट फैक्टर इन कर रहा है क्या, अनु सिंघल सर? देखिए पता क्या होता है, कई बार आपकी रेपुटेशन ऐसी हो जाती है कि कुछ भी होता है लोग आप ही को ब्लेम करते हैं। ट्रस्ट में इस बार ट्रम्प साहब ब्लेम करने के लिए नहीं है, इस बार ब्लेम करने के लिए ईरान है। इस बार जो भी एस्केलेशन हुई है वो ईरान की तरफ से हुई हैं। लेकिन इशू यही है कि हम सब अब क्योंकि ये शुरुआत डोनाल्ड ट्रम्प ने की थी तो इसीलिए उनको उनको ब्लेम करते हैं। लेकिन देखिए लक्ष्मण जी, ये एक फैक्ट है कि अब मार्केट को इसके साथ जीना सीखना होगा। जैसे मार्केट रशिया यूक्रेन वॉर के साथ जीना सीख गया, ऐसे कुछ समय मार्केट इस वॉर के साथ भी जीना सीख जाएगा। सिर्फ एक फ़र्क ये है कि जो रशिया यूक्रेन की वॉर थी वो बियॉन्ड अ पॉइंट कच्चे तेल पर इम्पैक्ट नहीं डालती थी। जो ये यूएस और ईरान की वॉर है और इसका जो इम्पैक्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, वो सीधा आपके कच्चे तेल के प्राइस और सप्लाई इन पर एक इम्पैक्ट डालता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर रहेगा और इसके लिए मार्केट में अभी भी एक वन वे कॉल लेना कि बस अब यहाँ से लेके बैठ जाएं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। निफ्टी एक रेंज में रहा है। हमने पिछले 2 हफ्ते में 24,300 का फेक ब्रेकआउट भी देखा, 23,800 का फेक ब्रेकडाउन भी देखा और हम रेंज के दोनों तरफ काम करते रहे। इस बार हम रेंज के अपर एंड में क्लोज हुए हैं। अगले हफ्ते वापस इस मार्केट का टेस्ट होगा। बाकी मेहमान आप लोग भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, जवाब। पंकज जैन साहब, ट्रम्प साहब को याद रखें कि भूल जाएं? नहीं नहीं नहीं, ट्रम्प साहब भूलने वाली आइडेंटिटी बिल्कुल है ही नहीं। एक चीज मैं ऐड करूंगा जो भी अनुज भाई बोल रहे थे। आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग, मैं एक बड़ा अच्छा आर्टिकल अच्छे ऑथर का पढ़ रहा था कि ईरान शायद स्टेट ऑफ होमरूज को ज्यादा लीवरेज करने की कोशिश कर रहा है। यू नो देयर आर चैनल्स बीइंग बिल्ड जो कि पहले थोड़े पैसिव थे, स्लो स्पीड पे थे, बट वो एग्रेसिवली अब वो चैनल्स बिल्ड हो रहे हैं। मे बी 6 मंथ डाउन द लाइन, अगर इसी तरह से गल्फ में वॉर चलती रही, 6 मंथ डाउन द लाइन होमरूज की रेलेवेंस काफी कम हो जाएगी। देयर आर चैनल्स विद मिंग जहां से ऑयल दूसरी जगह फ्लो होने लगेगा। नॉट दैट कि दैट इज द इजिएस्ट रूट। सो मेरे को लगता है कि जैसे कि हमने यूक्रेन रशिया वॉर के साथ जीना सीख लिया, थोड़े दिन के बाद या तो इस वॉर में थमाव आ जाएगा या द काइंड ऑफ चैनल्स आर दैट वर बीइंग अल्टरनेट फॉर द ऑयल फ्लो दैट विल स्टार्ट गेटिंग एक्टिवेटेड। सो आई थिंक ऑल सेड एंड डन, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो ऑयल के जो प्राइसेस हैंगे पीक आउट हो गए, जो हमने 110 115 देखे थे, और उस तरह के लेवल ऑफ दोबारा टू रीच दोस लेवल्स मे नॉट हैपन इन रिसेंट टाइम्स। सुदीप सर, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बहुत चिंता नहीं करेगा बाजार? चिंता तो रहेगा बाजार में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, और मुझे नहीं लगता है बहुत जल्दी ये खत्म होने वाला है। और ट्रम्प साहब को तो भूल नहीं सकते। अगला 2-2.5 साल के लिए हम लोगों को ट्रम्प साहब को भूलने का अपॉर्चुनिटी ट्रम्प साहब नहीं देंगे। अब हॉर्मुज में कुछ शांति हो जाता है तो वो क्यूबा के पीछे जाएंगे। क्यूबा में कुछ होता है तो कुछ टैरिफ लगाएंगे। इधर उधर टैरिफ हो गया तो अभी फार्मा जेनेरिक्स पे टैरिफ की बात करेंगे। ट्रम्प साहब स्टेबिलिटी के खिलाफ है, ये हमको समझना पड़ेगा और वोलेटिलिटी के लिए एक तैयार और बता दें कि एक चीज और बता दें, कहीं डिनर पार्टी में थे, अनुराग सिंह साहब शायद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं तीसरे टर्म के लिए भी राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। नहीं 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 नहीं, देखिए गेस्ट का व्यू ठीक है। आई थिंक इट्स द बिगनिंग ऑफ द इररिलेवेंस ऑफ ईरान। एवरी डे वो इररिलेवेंट होता जा रहा है, एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म में इट्स गुड फॉर इंडिया। एनर्जी प्राइसेस सस्ते रहेंगे फॉर एवरीवन, राइट? एवरीबडी इज नोन, नोबडी वांट्स सच अ रोग एक्टर, राइट? तो या द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, एंड आई थिंक
अभी यूएस का एक ही फोकस सर। है, न्यूक्लियर पे ट्रैक रखो, दैट्स इट। सुनील सर, क्लोजिंग रिमार्क्स। रिमार्क, वक्त आ गया है एक पोस्ट वॉर पोर्टफोलियो को बिल्ड करना बाय बाइंग ऑन डिप्स राइट थ्रू। यानी वॉर खत्म पोस्ट होगा वॉर पोर्टफोलियो को, हाँ, पोस्ट वॉर पोर्टफोलियो को धीरे धीरे। आपको बिल्ड करना, जहाँ जहाँ डिप है वहाँ वहाँ खरीदते रहिए। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने अपनी बातों को रखी। और आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।